औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो अपना टॉपिक डिस्कस किया था वो था फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चन, और हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन का मोड है सी अर्चन में वो था एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसमें हमने उसके करैक्टर्स भी देखे थे और साथ साथ देखा था कि केमोटैक्टिक अट्रैक्शन किस तरह होती है और एक्रोसोमल रिएक्शंस किस तरह होते हैं। और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक एडवांस लेवल पे स्टडी करते हैं कि फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स किस तरह होगी, और फर्टिलाइजेशन में जो मैमल में फर्टिलाइजेशन का मोड है वो क्या है। हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन एडवांस्ड लेवल के ऑर्गेनिजम्स में शुमार होते हैं, तो इनमें एक कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होगा और इसी कम्प्लेक्सिटी की वजह से इसमें इंटरनल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन मौजूद होगा। तो आइए स्टडी करते हैं मैमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। मैमल्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें मैमल्स के ग्रुप में खास तरह का ग्रुप आता है, जैसे हम इसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, रूडेंट्स भी आ जाते हैं। रूडेंट्स में रैबिट्स आ गए और इसके अलावा माउसेस भी आ गए। तो आज हम बात कर लेते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। तो इसमें हम बात कर लेते हैं रूडेंट्स की। रूडेंट्स के साथ साथ हम इसको डिस्कस करते जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स में भी। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को ही देख लें तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं वो तो मिलियंस की तादाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में लिमिटेड हैं। वी मे से दैट एक एग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब है पहली लिमिटेशन हमारे पास आ गई एग की। स्पर्म्स तो मिलियंस की तादाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एग की तादाद वो क्या है हमारे पास, कम है, यानी कि एक है। अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कि इसके अंदर केमोटैक्टिक अट्रैक्शन किस तरह होगी, इसके अंदर और प्रोसेसेस किस तरह होंगे। हमने देखा था कि सी अर्चिन के केस में एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन था, उसमें हमने देखा था कि सारे प्रोसेसेस एट वंस स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जो डिसएडवांटेजेस हमने देखे थे वो अब इंटरनल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन में नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर हो रही होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हो रही होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और जैसे कि मैंने अभी बात की कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर क्योंकि हो रही है, तो इसके अंदर पॉल्यूशन और प्रीडेटर प्रे जो रिलेशन और उसके जो थ्रेट्स थे इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से थ्रेट्स खत्म हो जाएंगे, एक तो इसमें पॉल्यूशन का फैक्टर खत्म हो जाएगा, साथ साथ इसके प्रीडेटर फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये दोनों। अब चूंकि ये दोनों फैक्टर्स खत्म हो गए, लेकिन इसके साथ साथ नेचर ने कुछ इसके अंदर चेक पॉइंट्स भी रखे हुए हैं। हमें पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो एक सेफ मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन की तरफ ले जाता है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर नेचर ने चेक पॉइंट्स भी रखे हुए हैं। अब हम नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते हैं कि वो चेक पॉइंट्स क्या होंगे, किस तरह से आगे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। अब हमें पता है एक तरह से तो ये सेफ मोड हो गया, लेकिन इसके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस काज कर सकता है। वो किस तरह करता है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे कि जो अब स्पर्म लेट करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पहुंच गया। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म पहुंचता है तो उसे दो तरह के हार्मोन्स का सामना करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक किस सूरत में मौजूद है। अगर तो वो एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज में जाता है, अब देखें कि ये स्पर्म लेट करे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पहुंच गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पहुंच गया या उसके साथ पहुंच गया। अब क्या होगा, अगर तो ये एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज के अंदर मौजूद है, एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज के अंदर मौजूद है तो इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। और अगर ये प्रोजेस्टेरोन लेवल डोमिनेंट के अंदर मौजूद है तो उस वक्त इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। हमें पता है कि जो एस्ट्रोजन है वो फर्टिलिटी प्रमोटिंग हार्मोन है, और जो प्रोजेस्टेरोन है हमारे पास वो हमारे पास प्रेगनेंसी प्रमोटिंग हार्मोन है। अगर तो स्पर्म हमारे पास एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पहुंच जाता है तो इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। लेट करें कि हम बात आइडियली कर रहे हैं कि ये जो स्पर्म पहुंचा है वो एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज के अंदर पहुंचा है।
अब क्या करेगा, अगर ये एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज के अंदर पहुंचा है तो एग जब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाएगा सबसे पहले ये क्या कर हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा। ये क्या कर हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा। मोटाइल होने के बाद इसको नहीं पता कि अब इसने आगे क्या करना है, या तो ये उधर ही रोटेट करता रहेगा या फिर ये मूव ऑन करेगा। अगर तो एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज है तो ये मूव ऑन कर जाएगा, अगर प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट फेज है तो ये क्या करता रहेगा, उधर ही रोटेट करता रहेगा। अब क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हमने एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन में देखा था कि जो सब प्रोसेसेस थे एकदम अचानक से स्टार्ट हो गए थे, उसमें केमिकल्स एग से रिलीज हुए थे, कैपेसिटी एग से रिलीज हुए थे और एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गए थे। लेकिन एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। इसमें कुछ जो रिसेप्टर्स हैं स्पर्म के वो एक्टिव होते हैं, कुछ रेडी टू बी एक्टिव होते हैं, कुछ इसके रिसेप्टर्स मास्क्ड होते हैं, कुछ अनमास्क्ड होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से डिफरेंट तरह के केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि स्पर्म की मोटेलिटी में अहम किरदार अदा करेंगे और स्पर्म कहां तक पहुंचेगा, यूट्राइन क्रिप्ट तक पहुंचेगा। अब हम देखते हैं कि स्पर्म कौन कौन से रास्ते से गुजरता है। सबसे पहले ये हमारे पास वेजाइना से गुजरेगा, वेजाइना, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस। यूट्रस में मौजूद यूट्राइन क्रिप्स तक पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, यूट्राइन क्रिप्स तक पहुंचेगा। यूट्राइन क्रिप्स तक किस लिए पहुंचेगा, यूट्राइन क्रिप्स में पहुंचने पर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। अब दो बातें यहां पे आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो ये है कि एक्रोसोमल रिएक्शन इसका स्टार्ट नहीं होगा। कब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक यूट्राइन क्रिप्स में स्पर्म की कैपेसिटेशन नहीं होगी। अब हम अगर इसको कंपेयर करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से तो हमने देखा था कि जैसे ही एग और स्पर्म पानी के अंदर गए थे उसके अंदर एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गया था। अब चूंकि इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन उस वक्त स्टार्ट होगा जब यूट्राइन क्रिप्स में जाने के बाद स्पर्म के अंदर कैपेसिटेशन हो जाएगी। अगर नहीं होती तो इससे पहले ये क्या करेगा, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, इनसे गुजरेगा और इनके जो केमिकल्स हैं वो इसको सपोर्ट करते जाएंगे और इसको आगे पहुंचाने में हेल्प आउट करेंगे। तो दूसरा इसका फैक्टर ये है कि हमने देखा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एग से केमिकल रिलीज हुए थे और स्पर्म तक पहुंचे थे, जबकि इंटरनल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, स्पर्म किसकी तरफ बढ़ रहा है, एग की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो रिसेप्टर है वो केमिकल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि केमिकल तो एग से रिलीज होने हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इंटरनल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन में रिसेप्टर मूव करता है केमिकल की तरफ, और जबकि एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन में केमिकल मूव करते हैं रिसेप्टर की तरफ। अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आगे क्या होगा। लेट करें कि हमारे पास जो लकीली कोई भी स्पर्म है वो यूट्रस तक पहुंच गया और यूट्राइन क्रिप्स तक पहुंच गया। यूट्राइन क्रिप्स तक पहुंचने के बाद अब क्या करेगा, स्पर्म के अंदर, स्पर्म के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ क्या होंगे, हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। क्या होंगे, रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। अब क्या होगा, इन केस जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि एक ही मर्तबा सारे जो रिसेप्टर्स थे वो अनमास्क्ड थे, वो एक्सपोज थे। लेकिन इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कुछ रिसेप्टर्स मास्क्ड होंगे, कुछ अनमास्क्ड होंगे। जो अनमास्क्ड होंगे वो कब, जो मास्क्ड होंगे उनको कैपेसिटेशन के थ्रू अनमास्क किया जाता है। अब जबकि स्पर्म पहुंच चुका यूट्राइन क्रिप्स के अंदर, इसके अंदर फिजिकल चेंज इन स्पर्म स्ट्रक्चर आएगी। क्या आएगी, फिजिकल चेंज इन स्पर्म स्ट्रक्चर। अब देखिए फिजिकल चेंज इन स्पर्म स्ट्रक्चर आ गया, इसको हमने नाम दिया कैपेसिटेशन का, इसको हमने नाम दिया कैपेसिटेशन का। अब देखिए कैपेसिटेशन का प्रोसेस जब होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो मास्क्ड रिसेप्टर्स थे वो अनमास्क हो जाएंगे या एक्सपोज हो जाएंगे। अब देखें, अब हमने देखा कि यूट्राइन क्रिप्स तक आने तक ये क्या होगी, कैपेसिटेशन होगी। अब वो स्पर्म्स जिनकी कैपेसिटेशन हो जाएगी और उनके रिसेप्टर्स अनमास्क हो जाएंगे, वो फर्दर प्रोसेस होंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो वैनिश हो जाएंगे। अब देखें ये किस तरह वैनिश होते हैं, ये हम पॉलीस्पर्मी के जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। अब लेट करें कि इसकी कैपेसिटेशन हो गई किस में, यूट्राइन क्रिप्स में। कैपेसिटेशन होने की वजह से इसके जो रिसेप्टर्स थे वो अनमास्क हो गए, रिसेप्टर थे वो अनमास्क हो गए। अब देखें
जब इसके रिसेप्टर्स अनमास्क हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके अंदर एक्रोसोमल बैग थे वो भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब देखें ये किस वक्त एक्रोसोमल बैग एक्टिव होंगे, अभी मैं आपको बताता हूं ये किस तरह एक्टिव होंगे। अब रिसेप्टर तो अनमास्क हो गए और ये लकीली पहुंच गया यूट्राइन क्रिप्स तक और उससे आगे फिर ओविडक्ट में। अगर ओविडक्ट में एग मौजूद है, क्या मौजूद है, एग मौजूद है, और हमें पता है कि जो एग है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है। क्या मौजूद है, ये एग है, इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हैं। अब क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी किस तरह की मौजूद है, डिफरेंट तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स डिफरेंट तरह की हैं तो इसका मतलब स्पर्म के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स भी डिफरेंट तरह के होंगे। अब लेट करें कि अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स दो तरह की हैं तो इसके ऊपर स्पर्म के ऊपर इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट तरह के होंगे। लेट करें कि अगर दो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं तो यहाँ पे दो रिसेप्टर्स होंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता चलूं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट किस तरह से हैं। लेट करें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, मजमूआ है इसका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखें अगर हम पहले क्या करते हैं, प्रोटीन को कांस्टेंट रख देते हैं, एक ही तरह की प्रोटीन है और उसके ऊपर हम जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डिफरेंट लगा देते हैं तो ये डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट बन जाएगी। लेट करें कि ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ए और ये सेम प्रोटीन है, ए प्रोटीन है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ए अटैच किया, सेम प्रोटीन है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बी अटैच कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स लेकिन क्या है, डिफरेंट तरह की हैं। यही कंसेप्ट है। और ऐसा भी हो सकता है कि लेट करें क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन्स है उसमें नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट हो सकती है। लेट करें कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तो सेम तरह का है लेकिन क्या हुआ, ये प्रोटीन है, इसके ऊपर ये दो प्रोटीन हमने ड्रॉ कर दी। लेट करें कि एक जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो एक अमीनो एसिड के साथ स्पेसिफिक साइट पे अटैच हुआ। उसी सेम तरह की प्रोटीन के ऊपर ये दूसरी तरह का जो साइट थी उस पे आके अटैच हो गया। लेट करें कि ये ए साइट थी, ये बी साइट है। यहाँ पे देखें कार्बोहाइड्रेट तो सेम है लेकिन स्पेस उसकी जो साइट है जहाँ पे वो अटैच हो रहा है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी वो डिफरेंट तरह की होंगी। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कि ये आगे किस तरह बढ़ते हैं और किस तरह से डिफरेंट होते हैं। जो हमारे पास एग है, एग के पास खास तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है जिसे हम कह सकते हैं ZP3, ZP2 और ZP1 ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है हमारे पास। ZP का मतलब है जूना प्रोटीन्स। अब देखें अब क्या होगा, इसमें ये अल्टरनेटिव वे में मौजूद होते हैं। ZP3 और ZP2 आपस में क्या होता है, अल्टरनेटिव वे में मौजूद होते हैं। अब ये किस तरह अल्टरनेटिव वे में मौजूद होंगे मैं आपको बताता हूँ। लेट करें कि ये है हमारे पास ZP3, ये है हमारे पास ZP2, ये हमारे पास फिर ZP3, ये हमारे पास ZP2। ये देखें इसी तरह अल्टरनेटिव वे में मौजूद है, साथ इसके एक और चेन अटैच हो जाती है। लेट करें कि ये हमारे पास कौन सी मौजूद है, ZP2, ये ZP3, ZP2, ZP3। अब देखें अब ये दो चीज अल्टरनेटिव वे में मौजूद हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दी है, इन केस ऑफ ZP3 मतलब एक ही प्रोटीन पे जो कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहा है वो डिफरेंट साइड पे अटैच हो रहा है। लेट करें कि एक अमीनो एसिड हमारे पास सीरीन पे अटैच हो रहा है, दूसरा थ्रियोनीन पे अटैच हो रहा है, एक कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे अटैच हो रहा है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचर डिफरेंट है, ये डिफरेंटली बिहेव करेंगे, ठीक है। इन केस आप ये ZP3 के केस में है, इसी तरह ZP2 के केस में भी ऐसे ही होगा। अब क्या करेगा, जो ZP3 और ZP2 आपस में किसके थ्रू लिंक्ड होगी, या ये जो चेन्स हैं कंप्लीट किसके थ्रू लिंक्ड होगी, ये लिंक्ड होगी ZP1 जूना प्रोटीन 1 के थ्रू आपस में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ये तो मैंने बात की जनरलाइज्ड के एग के स्ट्रक्चर में ग्लाइकोप्रोटीन्स किस तरह मौजूद होती हैं। अब क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटेशन हो चुकी है स्पर्म की और अनमास्क्ड हो चुके हैं जो रिसेप्टर्स थे।
अब क्या करेंगे, जो अनमास्क्ड रिसेप्टर्स होंगे वो इन्हीं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है इनके साथ अटैच हो जाएंगे। जैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच होंगी रिसेप्टर साइट्स ऑफ स्पर्म के साथ, तो क्या होगा इस केस में सॉरी, जो इंटरनल एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद थे अब वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक्रोसोमल बैग को एक्टिव कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्रोसोमल बैग को एक्टिव कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्रोसोमल बैग को एक्टिव कर देंगे। अब हमने देखा जब ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ रिसेप्टर्स आके अटैच हुए किसके, स्पर्म के, तो उसकी सूरत में क्या हुआ, हमारे पास एक्रोसोमल बैग एक्टिव हो गए। जब एक्रोसोमल बैग एक्टिव होंगे फिर वही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तरह प्रोसेस होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके नतीजे में क्या होगा कि जो हमारे पास स्पर्म की मेम्ब्रेन है वो फटेगी, जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो फटेगी। उसके नतीजे में क्या होगा, एक्रोसोमल फिलामेंट बाहर आएगा। एक्रोसोमल फिलामेंट बाहर आएगा, उसके ऊपर जो एक्रोसोमल फिलामेंट के ऊपर एक्स्ट्रा फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगी। फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स, फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स क्या करेंगी, एक तरह का इंडिकेटर है कि सही एक ही स्पीशीज के एग और स्पर्म आपस में अटैच होंगे, अदरवाइज ये अलाउ नहीं करेगा। इस तरह से क्या होगा, फिर जो हमारे पास एग है और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनके जो डीएनए आपस में मैच होंगे, इनसाइड अदर प्रोसेसेस भी होंगे। तो ये था एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर और जो इसके प्रोसेस मैंने आपके सामने बयान किए। आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया है उसको हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने बात कहाँ से स्टार्ट की। हमने देखा कि जो इंटरनल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये एक एडवांस्ड मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है और ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। हमने देखा कि ये रूडेंट्स में मौजूद है, ह्यूमन बीइंग्स में मौजूद है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक सेफ मोड ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसमें पोल्यूशन का खतरा भी नहीं है, प्रीडेटर का खतरा भी नहीं है। और जब स्पर्म पहुंचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वेजाइना के अंदर, तो उसको दो डिफरेंट तरह के फेजेस का सामना करना पड़ सकता है। या तो एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज होगा या प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट फेज होगा। एस्ट्रोजन हमें पता है फर्टिलिटी प्रमोटिंग हार्मोन है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारे पास क्या है, प्रेगनेंसी प्रमोटिंग हार्मोन है। लेट करें हम आइडियली कह रहे हैं कि एस्ट्रोजन प्रमोटिंग हार्मोन जो डोमिनेंट फेज में है, उस सूरत में स्पर्म पहुंच गया वेजाइना के अंदर। अब क्या करेगा, अगर तो एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज है तो जो स्पर्म होगा वो आगे मूव ऑन करेगा। अगर नहीं होगा डोमिनेंट एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज तो वो वहां पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, एंड पे वैनिश हो जाएगा। अब देखें कि अब जो डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, सर्विक्स से, वेजाइना से या यूट्रस से, ये प्रमोट करते रहते हैं स्पर्म को आगे मूव करने के लिए। अब स्पर्म जैसे कैसे लकीली यूट्राइन क्रिप्स में पहुंच जाता है, हाइडल्स क्रॉस करके। यूट्राइन क्रिप्स में इसकी क्या होती है, कैपेसिटेशन होती है, फिजिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म होती है, जिसकी वजह से जो मास्क्ड रिसेप्टर्स थे वो अनमास्क हो जाते हैं। जब अनमास्क होते हैं तो क्या मतलब, वो एक्सपोज हो जाते हैं। जब वो रिसेप्टर्स जो पहले मास्क थे अब अनमास्क हो गए, क्या करेंगे, जो एग स्ट्रक्चर है, एग के ऊपर डिफरेंट तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है, डिफरेंट तरह की हैं, ZP3, ZP2, ZP1, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या है, इनकी नेचर किस तरह डिफरेंट होती है। अगर तो हम प्रोटीन सेम रखते हैं तो नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर चेंज कर लें तो डिफरेंट तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाती हैं। इसी तरह अगर हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सेम रखते हैं, प्रोटीन चेंज कर देते हैं उसकी नंबर या सीक्वेंस, तो उस सूरत में भी डिफरेंट तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाती हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर लेट करें कि सेम कार्बोहाइड्रेट है, एक अटैच हो रहा है सीरीन के साथ, दूसरा अटैच हो रहा है थ्रेओनिन के साथ, इसका मतलब इनकी नेचर चेंज हो जाएगी, इनका वे ऑफ फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, अनमास्क्ड रिसेप्टर्स जो स्पर्म के थे वो आके अटैच हो जाएंगे इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ। जब ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे तो क्या होगा, इनएक्टिव सीरीज ऑफ एंजाइम जो के स्पर्म के अंदर मौजूद थी वो एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्रोसोमल एंजाइम्स भी एक्टिव हो जाएगा, एक्रोसोमल बैग ऑफ एंजाइम्स एक्टिव हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर वही डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा। स्पर्म जो एक्रोसोमल एंजाइम्स की जो बैग था उसकी अपनी लेयर ब्रेकआउट होगी, फिर वो स्पर्म की लेयर को ब्रेकआउट करेगा। उससे क्या होगा, फिर हमारे पास एक्रोसोमल फिलामेंट ऊपर आ जाएगा। एक्रोसोमल फिलामेंट ऊपर फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स होंगी जो कि एक तरह के इंडिकेटर हैं। स्पर्म और अगर एग सेम स्पीशीज के होंगे तो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। ये था आज का लेक्चर। अगर इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग अगर आपको
कोई भी इशू है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर करूंगा उसका। अब उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ज़ूलॉजी या बायोलॉजी के रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक है और उसका लेक्चर आप तक पहुँच जाए, बर वक्त पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।